नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। कुशीनगर की आवाज की जो टीम है साथियों, आज मूल रूप से कुशीनगर में उपस्थित है। कोई भी चीज बताने की जरूरत नहीं है। बिहाइंड द वीडियो कुशीनगर का जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, जो वैश्विक पहचान है, आपको दिखाई दे रहा होगा, बुद्धा का टेम्पल। वही बुद्धा, वही तथागत जिन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, जिन्होंने दुनिया को, मानवता को वो राहें दिखाई थी जिसपे दुनिया लाभान्वित हो, लोग अपने अंदर सुधार लाएं और अपने जीवन को भव्य करें। तो आज इस पहलू पे आज हम पहुंचे हुए हैं बुद्धा की धरती कुशीनगर में, और आज हमारे साथ कुशीनगर के बड़े शायर, बड़े नाम वकार वाहिद सर ज्वाइन कर रहे हैं हमको। आज हमारे चैनल के मेहमान हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं, चीजों को जानते हैं। बड़े शायर हैं, शायरी चूंकि देखिए बड़ी चीज है। हम लोग गालिब को सुनते हैं, मुनव्वर राना साहब को सुनते हैं, बड़े बड़े शायरों को सुनते हैं, लेकिन हमारे जगहों पे कोई चीजें जैसे होती हैं, जैसे बड़े लोग होते हैं, उनको जान नहीं पाते हैं। हालांकि ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, तो इनको चैनल पे इनवाइट किया गया है। इनसे बात करते हैं और आज के युग के शायरी को, चीजों को जानते हैं। सर्वप्रथम तो वकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें, परिचय दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद और बधाई आपको दूंगा कि विगत कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, या आप उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं थे जहां पे आप काम कर रहे थे, फिर आप उत्तर प्रदेश की तरफ और खास तौर से कुशीनगर की तरफ आपने मूव किया, और जिस तरह से इन दिनों आप सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं, लोगों के सामने रख रहे हैं और सामाजिक सरोकार को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और बाकी शायरी का जहां तक सवाल है, तो बड़ा मामला यहाँ कुछ नहीं है हमारे साथ। हम तो बस लिखने पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और साहित्य के, अदब की क ख ग घ और अलिफ बे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई कहता नहीं है, वो बात तो किसी शायर ने कहा है कि ये और बात है कि वे दूर खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। तो ये आपका बड़प्पन है। तो हालांकि तमाम दिनों से हम आपको सुन रहे हैं, तमाम लोग सुन रहे हैं, तमाम कवि सम्मेलनों में आप जाते हैं, शायरों का संचालन करते हैं, मुशायरों का संचालन करते हैं। तो आज के युग में, गालिब के दौर से लेकर के आज के युग तक जो चीजें बदली हैं, जो नौजवान शायर हैं और भी लोग हैं, क्योंकि अब तो दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, पहले किताबों को हम खरीदते थे और भी चीजों को, तो शायरी कहाँ तक बदली है, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि जो पुराना दौर था, क्लासिकल पोएट्स का जो दौर था, वो दौर पढ़ने लिखने का था। और उस दौर में लोग नैतिक हुआ करते थे, लोग तौर तरीका, तहजीब, अदब, साहित्य, इन सब चीजों से मोहब्बत करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लोग किताबें पढ़ते थे, शायरी पढ़ते थे, शेर पढ़ते थे, और इस निस्बत से पढ़ते थे, इस दृष्टिकोण से पढ़ते थे कि कैसे एक आदमी ने जो बात इन दो पंक्तियों में कही है, उसको अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। तो उस दौर की ये बात है। क्लासिकल पोएट जो अपने गालिब की बात की, मीर की बात की, तो उस वक्त इस तरह का चलन था, और शायर होना अपने आप में एक बड़ी बात थी। शायर आमतौर से पुराने जमाने का जो हुआ करता था, वो गरीब हुआ करता था, उसके पास बहुत ज्यादा धन नहीं हुआ करता था, और धन इस वजह से भी नहीं हुआ करता था कि उसने पुराने जमाने के जो शायर होते थे, पोएट्स होते थे, वो धन को कभी अहमियत नहीं देते थे। गालिब की बात मैं आपको बताऊं कि गालिब को दिल्ली कॉलेज में नौकरी मिली प्रोफेसर के तौर पे, जो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहां पे उनको नौकरी मिली और गालिब को बुलाया गया। गालिब उस गेट पे गए, लेकिन स्कूल का, कॉलेज का प्रिंसिपल गेट तक गालिब को रिसीव करने नहीं आया। इसकी वजह से गालिब ने कहा कि जब ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा कॉलेज जहां का प्रिंसिपल, उसके पास तहजीब नहीं है, वो नहीं समझता है कि मेहमानों को कैसे रिसीव करना है, तो उसके कॉलेज में हम कैसे पढ़ा सकते हैं। तो ये उस जमाने में लोगों की मोरालिटी हुआ करती थी, लोगों का आत्मसम्मान हुआ करता था, अपने प्रति, अपने चीजों के प्रति लोग कितनी रिस्पेक्ट करते थे। जैसे जैसे वक्त बदला, शायरी बदली, उस वक्त इंसानियत की बात होती थी, आम मसाइल की बात होती थी, मोहब्बत की बात तो शायरी में हमेशा से रही है। लेकिन आज के दौर में जो चीजें तब्दील हुई हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज तब्दील हुई है कि आज पैसे का दौर है। जहां तक मुझे लगता है, ये विचार मेरे व्यक्तिगत हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे का दौर है। आज के डेट में आप कितने भी अच्छे शायर हों, कितने भी अच्छे पेंटर हों, कितने भी अच्छे डांसर हों, अगर आपको मंच नहीं मिल पा रहा है और मंचों से आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, आप घर पे कितना भी अच्छा कर रहे हैं, तो आज के वक्त में उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद नहीं हारेंगे, कोशिश करते रहेंगे, चाहे कुछ भी जारी रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि आज का जो दौर है बिल्कुल आर्थिक दौर हो चुका है। बड़े बड़े साहित्यकार जैसे मुंशी प्रेमचंद्र भी हुए,
गालिब जी की बात आपने स्वयं की, तो एक आर्थिक तंगी में उन्होंने अपना दौर गुजारा। वो भी दौर था, वो दूसरा कालखंड था, ये दूसरा कालखंड है। और उस समय भी जो शासन की प्रणाली थी, राजा महाराजा हुआ करते थे, जो भी चीजें थी, लोकतंत्र नहीं था उसके पहले की बात, तो राजाओं के दरबार में कुछ कवि लोग आमतौर पे हुआ करते थे, कुछ कवि स्वतंत्र रूप से हुआ करते थे। और वर्तमान में भी अपने राज्य में, देश में देखा जाए तो कुछ दरबारी कवि नाम की भी चीजें चल रही हैं, दरबारी शायर, दरबारी कवि। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या एक कवि को, एक शायर को, एक गीतकार को दरबारी होना चाहिए या बिल्कुल निष्पक्ष स्वतंत्र होनी चाहिए कि जनता की बुनियादी चीजों को लिखे, लोगों तक पहुंचे, इस चीजों को साहित्य में? शायर, कवि, साहित्यकार जी हमेशा से जो समस्याएं आम जन की होती हैं उसको उठाने वाला होता है। अभी एक शायर गुजरे पिछले जमाने में, दुष्यंत कुमार जी दुष्यंत, बहुत मशहूर शायर हैं, हमारे कहने से क्या होगा, लेकिन दुष्यंत का नाम बड़ा अहम है। सब उनकी पंक्तियों को जानते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में हो या फिर तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तीसरी पंक्ति थोड़ा सा आगे पीछे है, लेकिन भाव यही है। तो शायरों का, साहित्यकारों का काम हमेशा सरकार से सवाल करना था, आम जन की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का था अपनी कविताओं के माध्यम से। मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो यही गोरखपुर के थे, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर मंडल है, वहां के मुंशी प्रेमचंद थे। और मुंशी प्रेमचंद ने जिस तरह से उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य के जरिए, अंग्रेजी में भी उनके अफसाने हैं, उनकी कहानियां हैं, तो जिस तरह से उनके कहानी के कैरेक्टर्स हुआ करते थे, उनके कहानी के कैरेक्टर वही बात करते थे जो एक आम आदमी किसी पिछड़े से पिछड़े गांव का जो जीता है, वही कैरेक्टर प्ले करवाया करते थे अपने लेखनी के माध्यम से। मुंशी प्रेमचंद, ये उनका कमाल था। उनकी तो कई किताबें भी जब्त हो गई अंग्रेजों ने। मतलब अगर वो सरकार के खिलाफ नहीं लिखते, जनता को जागरूक नहीं करते तो जब्त करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आधुनिक युग में तो सरकार के लोगों को बुला करके शिलान्यास कराया जाता है। तो जब जिनके खिलाफ हमको साहित्य रचना चाहिए था, उनको हम बुला करके शिलान्यास करा रहे हैं, तो आज का साहित्य क्या माना जाए कि पतन, क्षरण के दौर में है? नहीं, पतन का ही दौर है। साहित्य हमेशा लोगों की आवाज को उठाता है जी, लोगों की समस्याओं को सामने रखता है, चाहे वो उनके अंदर की समस्या हो, उनके घर आंगन के मसाइल हो, उनके माशी हालात हो, आर्थिक, सामाजिक, हर तरह की समस्याओं को उठाने का काम करता है। लेकिन आज के दौर में जैसा कि आपने कहा कि दरबारी कवि और तो इसके पीछे भी वही है, अर्थ काम करता है कि अगर आप दरबारी जो काम कर रहे हैं, दरबारी कवि वाला, चाहे जो भी कर रहा हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो भी कर रहा हो वो भी इसी वजह से कर रहा है कि अगर वो सरकार की सराहना नहीं करेगा तो कल शायद उसका भी वही हाल हो जाए जो किसी गांव में बैठ के शायरी करने वाला कवि है, जो बीड़ी तक का पैसा उसके पास नहीं आ पा रहा है, तो उसका भी हाल वही हो जाएगा, लोग उसको सुनना। और दूसरी तरफ एक और चीज इसमें आजकल आई है कि शायरी सुनने के लिए, शायरी समझने के लिए, शायरी पढ़ने के लिए कम से कम बेसिक नॉलेज का होना जरूरी है। आपको थोड़ा बहुत हिंदी आना चाहिए, थोड़ा बहुत उर्दू के लफ्ज का पता होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कि वो शायर कह क्या रहा है। लेकिन आज के लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है, और जिस तरह की क्रांति मोबाइल से आई है, हर आदमी रील बना रहा है, और इस रील की दुनिया में लोगों का अटेंशन जो है सिर्फ 15 सेकेंड 10 सेकेंड का है। और एक शेर अब अगर आप गालिब का पढ़ लीजिए, किसी अच्छे शायर का पढ़ लीजिए, तो उसको समझने में आपको हो सकता है कि कभी कभी 10 मिनट लगे, कभी कभी 10 दिन भी लगे। तो इतना ज्यादा टाइम लोग देना नहीं चाहते हैं। 30 सेकेंड का डांस देखा, 10 सेकेंड का उन्होंने कोई कॉमेडी देखी, हंस लिए और अपने काम पे चल दिए, काम खत्म। तो ये सारी समस्याएं हैं जिस वजह से शायरी से आजकल के लोग थोड़े दूर हो रहे हैं जी। अभी सर, चूंकि अभी जहां हम कुशीनगर में मौजूद हैं, यहाँ से भी तमाम अच्छे अच्छे लेखक हुए। हमारे बगल गोरख पांडे जी भी हुए, गोरख पांडे जी, उन्होंने तमाम रचनाएं रची, उनकी गीत आज भी गाए जाते हैं जनता के, आवाम के आवाज को उठाने के लिए। बिल्कुल, उनकी वो है कि हजारों साल पुराना है उनका गुस्सा, हजारों साल पुरानी है उनके नफरत, मैं तो उनके टूटे फूटे शब्दों को संजो के लौटा रहा हूँ, मगर तुम्हें डर है कि मैं आग भड़का रहा हूँ। तो ऐसी रचनाएं आजकल क्यों नहीं हो रही हैं, या हो भी रही हैं बहुत कम मामूली स्तर पे हो रही हैं? तो एक नौजवान के रूप में, हालांकि आप इंग्लिश पोएट्री को भी जानते हैं, जो पाश्चात्य देशों की जो कविताएं हैं, जो पोएट्री है, शेक्सपियर से लेके, विलियम शेक्सपियर से लेके वर्ड्सवर्थ, बड़े बड़े जो भी लेखक हैं, मैक्सिम गोर्की भी हो गए, रूसी साम्राज्य में जो भी चीजें थी, उनकी माँ नामक जो उपन्यास है, तो ऐसा बृहद साहित्य की जो चीजें हैं उसका रचना इस समय नहीं हो रहा है, देखने को भी मिल रहा है। तो क्या लगता है, क्या चीजें होनी चाहिए? नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा साहित्य आज के दौर में नहीं रचा जा रहा है। इस वजह से नहीं लगता है कि आज के डेट में भी बहुत अच्छे अच्छे ऐसे शायर हैं
जो बहुत अच्छा कलाम लिखते हैं, और वो लिख के शायद उनकी किताब नहीं छप पाती है पैसे की कमी होने की वजह से। जो सीनियर शोरा हैं उनको फेसबुक चलाना नहीं आता है, वीडियोस बनाने नहीं आते, तो उनकी शायरी उनके पुराने पन्ने में रह जाती है, पुरानी डायरी में, और उनके मरने के बाद उनके साथ साथ कब्र में दफना दी जाती है। जो अच्छा लिखने वाले हैं, शकील आजमी का मैं कहीं पे पढ़ रहा था, कहीं सुन रहा था यूट्यूब पे उनका वीडियो, उन्होंने कहा कि ओरिजिनल शायर जो है आज भी, आज के वक्त में भी किसी गांव में पड़ा हुआ किसी चाय की दुकान पे बीड़ी फूंक रहा है, उसको मंचों पे कोई जगह नहीं मिल रही है। अच्छे शायर पहुंच नहीं पा रहे हैं शायद वहां तक, और पहुंचाने का भी कोई जरिया नहीं है कि वो सारी चीजें पटल पे आ पाए और दुनिया तक पहुंच पाए, जैसा कि आपने जिक्र किया गोरख पांडे जी का। तो निश्चित रूप से ऐसी कविताएं कहने वाले लोग आज हैं, लेकिन वो पटल पे नहीं आ पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, और हम सबको कोशिश करनी होगी कि किसी न किसी जरिए उनकी कविताओं को लोगों के सामने ले आया जाए। हालांकि हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से कोशिश करते भी रहते हैं कि जो शायर पुराने हैं, क्लासिकल हैं, जिन्होंने कुछ अच्छा कहा है, चाहे मोहब्बत पे कहा हो, चाहे समाज पे कहा हो, चाहे सरकार पे कहा हो, उसको पढ़ा जाए और उनके नाम के साथ उसके वीडियोस बनाए जाए। ऐसी मुहिम हम लगातार चला रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक इंसान से कुछ नहीं होगा, और भी लोगों को सामने आना पड़ेगा और सामने लाने की कोशिश करना पड़ेगा, तो चीजें धीरे धीरे बेहतर होंगी, वैसी कविताएं पढ़ने को मिलेंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज का बार बार आपने जिक्र किया, जैसा कि मैंने देखा जी, आर्थिक युग की जो बात है, बहुत सारे शायर, कवि, साहित्यकार, प्रतिभावान लोग इस चीज से जूझ रहे हैं। पैसे की कमी, जो मालियत की कमी है, इससे जूझ रहे हैं। तो इससे गवर्नमेंट से लेके या इस समाज के जो लोग हैं, जो चीजों को, साहित्य को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो क्या चीज किए जाए कि जो साहित्यकार है, जो लेखक है, शायर है, उसकी चीजों को स्टेबलाइज किया जा सके, उसको एक मंच दिया जा सके, उसकी जो बातें हैं, जो विचार है, जो समाज की चीजों को, वेदना को महसूस करता है, वो अपने शब्दों में पिरो करके बड़े जनमानस तक पहुंच सके। तो इस व्यवस्था को, इस अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए शायरों के, कवियों के क्या क्या चीजें होनी चाहिए? कोई आपका विचार? जी जी, विचार इस पे बस यही हम कहेंगे कि जब अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि उस जमाने में जब गालिब मीर हुआ करते थे, तो उस जमाने में शेर सुने जाते थे, शेर पढ़े जाते थे, और किसी को एक शेर मिल जाता था तो वो इस चक्कर में रहता था कि इस गजल का दूसरा शेर कहीं ना कहीं से हमको मिले। जी। तो उसके अंदर एक प्यास थी शेर को पढ़ने की, विचारों को जानने की। उस वक्त लोग भी पढ़े लिखे थे, जो लोग शायरी सुनते थे उनका एक इंटरेस्ट उसके प्रति था। लेकिन उस दौर में मोबाइल नहीं था, उस दौर में टीवी नहीं था, उस दौर में दूसरे मनोरंजन के साधन नहीं थे, और लोग सलीकेमंद मनोरंजन करना चाहते थे, सिस्टमेटिक मनोरंजन करना चाहते थे, जिससे उनका मानसिक विकास भी हो, जिंदगी के लिए कुछ सीख सकें, अगली नस्लों को कुछ दे सकें। उसके विपरीत आज के दौर में जो हुआ है, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मोबाइल ने सारी जगहों को घेर लिया है। घर का बच्चा अगर 2 साल का है तो उसको भी माँ जब जाती है खाना बनाने, तो उसको भी रील लगा के देती है कि वो रील देखे, तब तक उसकी रोटी बने और उसकी सब्जी बने। तो ऐसे दौर में फिर हमको वहीं जाना पड़ेगा, और तमाम समस्याओं का जो समाधान है वो है शिक्षा। शिक्षा जब होगी तो बच्चा समझेगा, तो फिर वो साहित्य की तरफ लौटेगा। वो समझेगा कि 1.5 मिनट का डांस देखने में, 30 मिनट का नंगा नाच देखने में कुछ हासिल नहीं हो रहा है। हम कोई गालिब का शेर पढ़ लेते हैं, कोई किसी और अच्छे शायर का शेर पढ़ लेते हैं, तो वो हमको ज्यादा, हमारी जिंदगी में ज्यादा प्रभावित करता है। देखने इसकी तरफ लगना कि छोटे किसी कॉमेडी या वैसी वीडियो को मिलियंस में व्यूज आते हैं, बिल्कुल, और एक बड़े स्तर की शायरी अगर आप कह रहे हैं, शेर को परोस रहे हैं 30 सेकंड, 1 मिनट की वीडियो में, उसके 10, 20, 15 लाइक्स या व्यूज रह के सिमट जाते हैं। तो आप एक पोटेंशियल वाली चीजें दे रहे हैं, महत्वपूर्ण चीजें दे रही हैं, लेकिन उसके तक लोगों की पहुंच नहीं बन पा रही है, लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं जता पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सब सारी समस्याएं, ये सब समस्याएं, यही मामला है कि लोग एंटरटेनमेंट की, अब देखिए कहीं पे हमने पढ़ा था फेसबुक पे, किसी सोशल मीडिया पे किसी ने लिखा कि हमारा नौजवान उठेगा सुबह, ब्रश करेगा और फिर 1.5 GB डाटा खत्म करने में लगेगा। तो नौजवान, हालांकि हम लोग भी इसमें शामिल है, हम लोग कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बहुत आम से लोग हैं, तो हम लोग भी वही करते हैं कि 1.5 GB बचा हुआ है तो 500 MB बचा हुआ है, तो किसी न किसी तरह इसको खर्च करने की कोशिश करें। इंसान का सबसे बड़ा सरमाया, सबसे बड़ा धन उसका वक्त है। हालांकि ये भी हम लोग बहुत सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, पता नहीं लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन वो शेर है ना कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो हम लोग तो ओरिजिनल बात करेंगे, चाहे लोग देखें या नहीं देखें। वो किसी का शेर है कि रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा, मेरे हिस्से में कभी आया था अच्छा कोई दिन,
पूछना ये था, दोबारा भी कभी आएगा। क्या बात है। तो हम लोग अपने वक्त के इंतजार में हैं और युवाओं को थोड़ा बहुत समझना होगा कि हम डाटा खत्म कर रहे हैं, हमारी जिंदगी महत्वपूर्ण है या 300 रुपए का रिचार्ज महत्वपूर्ण है। जिंदगी से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। तो एक बार थोड़ा सा सब लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं, हम लोग जिनसे भी मिलते हैं, थोड़ा सा लोग विचार करेंगे ना अपनी जिंदगी पे कि हम सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं, तो फिर उनको समझ में आएगा कि नहीं, जो 30 सेकंड का रील है जो हमारे मानसिक चीजों को कितना डाइवर्ट कर रहा है और दिन भर हम परेशान रहते हैं। तो हमको एक अच्छी तरफ आना पड़ेगा, किताबों की तरफ लौटना पड़ेगा। वही किताबें हमको पैसा भी दिलाएंगी, वही किताबें सम्मान भी दिलाएंगी, वही किताबें सब दिलाएंगे। इसलिए किताबों की तरफ और शिक्षा की तरफ लौटना पड़ेगा। यही एकमात्र उपाय है किसी भी चीज के डेवलपमेंट का, चाहे वो शायरी का डेवलपमेंट हो, चाहे समाज का डेवलपमेंट हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे व्यक्तिगत हो। जी जी, लौटना तो शिक्षा की तरफ ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बात बताई आपने। आपका एक बेहद पसंदीदा मेरा विषय है, सुला तो लेगी माँ बच्चे को, लेकिन मैं चाहता हूँ ये शेर जो आपके हैं थोड़ा मेरे दर्शकों को सुनाई। बिल्कुल, वो मैं सुनाता हूँ आपको। शेर ये था कि जिसे जाना है वो जाता रहेगा, जिसे जाना है वो जाता रहेगा, मदारी खेल दिखलाता रहेगा। और शेर ये था कि मदारी खेल दिखलाता रहेगा, सुला तो लेगी माँ बच्चे को लेकिन, सुला तो लेगी माँ बच्चे को लेकिन, खिलौना ख्वाब में आता रहेगा। क्या बात है। और जो नेता की गुलामी करके खुश है, ये शेर बड़ा मुझे अच्छा लगा कि जो नेता की गुलामी करके खुश है। अभी इस शेर को इस वजह से कहना पड़ा कि जो युवा है ना, मतलब हमारी जिंदगी क्यों है, हम सिर्फ किसी और के साथ साथ रहने के लिए पैदा हुए हैं, या अपनी जिंदगी में भी हमारा कोई दृष्टिकोण होना चाहिए। आज सुबह ही मैं एक वीडियो के जरिए ये बात कह रहा था कि परछाई भी इंसान का साथ छोड़ देती है जब सूरज छुप जाता है। तो जिंदगी में चाहे कोई भी, कितना भी अपना दोस्त हो, अपना परिवार हो, कोई भी हो, कोई साथ नहीं देता है। साथ इंसान को खुद का खुद ही देना पड़ता है। तो हमको ऐसे में किसी के पीछे, चाहे नेता हो चाहे पैसे वाला आदमी हो, उसके पीछे रहने से काम नहीं चलेगा। इसी बात को हमने शेर में ढालने की कोशिश की थी कि जिसे जाना है वो जाता रहेगा, मदारी खेल दिखलाता रहेगा, सुला तो लेगी माँ बच्चे को लेकिन, खिलौना ख्वाब में आता रहेगा। जो नेता की गुलामी करके खुश है वो सारी उम्र मतदाता रहेगा। और नए भारत तेरा मजदूर कब तक, नए भारत तेरा मजदूर कब तक, ये सूखी रोटियां खाता रहेगा। नए भारत तेरा मजदूर कब तक, ये सूखी रोटियां खाता रहेगा। ये लड़का इश्क में बिल्कुल नया है, अभी कुछ दिन तो शर्माता रहेगा। तो इस तरह की शायरी करते रहते हैं। मतलब आपने जो चीज दर्शाया है कि नए भारत तेरा मजदूर कब तक, क्या पीड़ा है, कैसे इसको आपने परोसा है। वास्तविकता है, नए भारत में तमाम किसान जहां आत्महत्या करने को भी विवश हैं, सूखी रोटियां तो कई लोगों को भी नहीं मिल पा रही हैं। स्थिति इतना है, हम चांद पे जा रहे हैं, तमाम डेवलपमेंट होने चाहिए, हो रही है, हो भी रहा है, लेकिन मजदूरों की स्थिति को जो आपने दिखाने की कोशिश करी है, काबिले तारीफ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके काफी चीजें अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमको भी बहुत अच्छा लगा। अंत में चलते चलते हम दर्शकों से भी एक अपील, बंद नहीं किया ना, इसको लेते हैं, बंद किए हैं, एडिट करते हैं। अच्छा नहीं कीजिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके काफी अच्छा लगा, तमाम चीजें सीखने को मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी। और मैं दर्शकों से भी एक अपील करना चाहता हूं कि शिव कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, जन सरोकार के वीडियोस बना रहे हैं। हमारी बातचीत कैसी लगी आप जरूर लिखिएगा, लेकिन इनके चैनल को जरूर प्रमोट कीजिएगा। इसलिए प्रमोट करना है आपको, आप तमाम रील्स शेयर करते हैं, दूसरों की चीजें शेयर करते हैं, लेकिन आपके इलाके का, आपके घर का जब कोई लड़का कोई काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको प्रमोट करें, वरना एक रवीश कुमार आते आते रह जाएगा। इसलिए गुजारिश है मेरी, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनके चैनल को जरूर प्रमोट करें। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू।